नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने जो है फ्यूरिन, पारोल, थायोफीन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। अब हमारा पेरिडीन जो है हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में आज हम फ्यूज रिंग कंपाउंड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा पहला कंपाउंड जो है वो है इंडोल। इंडोल एक फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड है जिसमें दो एरोमेटिक रिंग्स यानी कि बेंजीन तथा पारोल रिंग जो है आपस में परस्पर जुड़ी होती है, और ये कंपाउंड जो है ये इंडोल कहलाता है। इसके बनाने की विधि जो हमारे सिलेबस के अंदर है फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस में पायरुविक अम्ल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फेनिल हाइड्रोजीन से करवाई जाती है। तो रिएक्शन यहाँ पे दर्शाई गई है, जिसके अंदर देखिए कि ये जो फेनिल हाइड्रोजीन है ये पायरुविक अम्ल के साथ में रिएक्शन कर रही है ZnCl2 की प्रेजेंस में, जिससे आपको एक कंपाउंड मिला जो फर्दर ZnCl2 की उपस्थिति में कार्बोक्सी सब्स्टिट्यूटेड इंडोल के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के विलोपन के द्वारा इंडोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है ये फिशर इंडोल सिंथेसिस कहलाती है। इस रिएक्शन के अंदर यदि पायरुविक अम्ल की जगह पर एसिटाल्डिहाइड को प्रयुक्त किया जाए तो उस कंडीशन में सीधे ही इंडोल प्राप्त होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड प्राप्त नहीं होकर सीधे इंडोल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन यदि हम कंसीडर करें तो इसी में फिशर इंडोल सिंथेसिस ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर यदि हम एसीटोन को प्रयुक्त करें, यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एसीटोन लिया। एसीटोन जब ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इंडोल 2 मेथिल इंडोल का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से यदि एसिटोफिनॉन को प्रयुक्त किया जाए तो फेनिल या फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड, फिनाइल रिंग सेकंड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होगी, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड इंडोल का निर्माण हो जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म यदि हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड की हम रिएक्शन की बात करते हैं या एसिटोफिनॉन की हम बात करते हैं, तो रिएक्शन में सबसे पहले जो आपका फेनिल हाइड्रोजीन है और जो आपका एसिटोफिनॉन है उसके बीच में, एसिटोफिनॉन एक कीटोनिक कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, और कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जब हाइड्रोजीन के साथ में करवाई जाती है तो हाइड्रोजोन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हाइड्रोजोन का निर्माण होगा। अब यह हाइड्रोजन चलाव्यवता द्वारा अपने इनॉल चलाव्यवता द्वारा ये दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें यदि हम देखें इस रिएक्शन के बाद में अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोटोन, यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन जो बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो डिसोशिएट हो रहा है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड डिसोशिएट होने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन है बेंजीन रिंग का जो कार्बन है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड डिसोशिएट हो गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से एक प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में यदि हम देखें आगे रिएक्शन के अंदर अगला जो स्टेप है जहाँ पर कि रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्रोटोन है, ये जो हाइड्रोजन है वो एज ए प्रोटोन रिमूव हो रहा है, और इधर बॉन्डिंग शिफ्ट होने से ये प्रोटोन इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये जो डबली बॉन्डेड NH ग्रुप है वो NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे अगला जो स्टेप है उसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अब ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में प्रोटोनेशन हो रहा है। प्रोटोनेशन हो रहा है किसका, NH2 ग्रुप का। अब इस प्रोटोनेशन के बाद में आप देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर।
डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो उस कंडीशन में ये जो बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इस कारण से यहाँ पे आप देखेंगे कि NH2 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे NH2 पॉजिटिव आ जाएगा। फाइनली ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन के रूप में एलिमिनेट हो जाएगा। तो आगे आप रिएक्शन देखेंगे कि हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि NH2 पॉजिटिव जो था वो NH के अंदर कन्वर्ट हो गया। फाइनली आप देख रहे हैं कि यहाँ से NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जिस कारण से इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको जो है फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड या 2-फेनिल इंडोल जो है वो प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है फिशर इंडोल सिंथेसिस की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से मैकेनिज्म हो रही है। इंडोल की आणविक कक्षक संरचना, आप जानते हैं कि 2 रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और दूसरा जो है पायरोल रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग के सभी कार्बन, पायरोल रिंग के सभी कार्बन तथा नाइट्रोजन सभी sp2 हाइब्रिड स्टेट के अंदर होते हैं, sp2 संकृत अवस्था में पाए जाते हैं। तो इंडोल में सभी कार्बन तथा नाइट्रोजन sp2 संकृत अवस्था में पाए जाते हैं। सभी परमाणु एक ही तल में, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होगी, यानी कि सभी जो एटम है, चाहे वो कार्बन है या नाइट्रोजन है, सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक परमाणु के 2 sp2 संकृत कक्षक जो होंगे वो अपने निकटवर्ती परमाणुओं के साथ sp2 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। और जो तीसरा sp2 संकृत कक्षक होता है वो हाइड्रोजन के साथ में sp2s ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। अब हर एक कार्बन पर असंकृत p कक्षक पाया जाता है। ये असंकृत p कक्षक जो रिंग है इंडोल वाले जो है उसके तल के लंबवत होता है। और प्रत्येक sp2 संकृत कार्बन में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। p कक्षकों के मध्य समपार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा पाई बंधों का निर्माण होता है। जितने भी असंकृत p कक्षक है जो तल के लंबवत उपस्थित है उनके बीच में समपार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा क्या होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। परंतु यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाई इलेक्ट्रॉन की विस्थानीकरण में भाग ले रहा है। इट इज़ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, पायरोल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, लेकिन ये जो है वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। अब एरोमेटिकता की हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि इंडोल एक समतल चक्रीय संरचना है। इसके अलावा इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन तथा एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य संयुग्मन पाया जाता है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। हम हक्कल नियम के थ्रू इसकी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसमें एरोमेटिक करैक्टर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इंडोल सबसे पहले समतल चक्रीय है, जो कि हक्कल नियम की पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड, इसके अंदर अपन देखेंगे कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और कॉन्जुगेशन के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि हक्कल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि एक हक्कल नंबर है। हक्कल नंबर कैसा है, यानी कि 4n + 2 = 10, 4n = 8 एंड n = 2। तो यहाँ पर n एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यानी कि 10 एक पाई हक्कल नंबर है। इस कारण से 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के कारण, समतल चक्रीय वलय होने के कारण, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के कारण ये एरोमेटिसिटी को शो करता है, इसमें एरोमेटिकता पाई जाती है। इंडोल के अंदर अनुनादी संरचनाओं को यदि हम देखें तो अनुनादी संरचनाओं को दर्शाया गया है। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएगा। फर्दर ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा
और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग, फर्दर शिफ्टिंग होगी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर फर्दर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ गया और आपको फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। फर्दर ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के फॉर्म में आया, जिससे अगली अनुनादी संरचना आपको प्राप्त हो गई। फिर यहाँ पे फर्दर जो है आप देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी शिफ्ट हो जाए तो उससे आपको सातवीं अनुनादी संरचना जो है वो प्राप्त हो जाएगी। फर्दर ये आगे जो है शिफ्टिंग होगी नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर की शिफ्टिंग को एक दूसरी डायरेक्शन के अंदर शो किया है, जिससे अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग के थ्रू आपको जो है 10th और 11th यानी कि कुल जो है आपको देखते हैं कि इसके अंदर कुल 11 अनुनादी संरचनाएं जो है वो आपको प्राप्त हो रही है। अब इन अनुनादी संरचनाओं में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ तथा 7th अनुनादी संरचनाएं सर्वाधिक स्थायी होती है। और इस स्थायित्व का कारण क्या है? क्योंकि इन संरचनाओं में बेंजीन वलय का पाई षष्ठक अपरिवर्तित रहता है, पाई स्टेट इंटैक्ट है। इस कारण से ये जो संरचनाएं हैं, यानी कि जो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट अनुनादी संरचना जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उसके बाद में आप सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। फिर आप अगली अनुनादी संरचना सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ अनुनादी संरचना जो है यहाँ पर आप दर्शाई गई है, इसके अंदर भी बेंजीन रिंग जो है वो इंटैक्ट है। इसके बाद में जिसके अंदर बेंजीन रिंग इंटैक्ट है ये अनुनादी संरचना है, इसमें भी बेंजीन वलय जो है अपरिवर्तित प्रेजेंट है। इस कारण से आप देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट है, सेकंड है, सिक्स्थ है और 7th अनुनादी संरचनाएं जो हैं उनमें उनका स्थायित्व जो है अन्य अनुनादी संरचनाओं की तुलना में ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा स्थायी अनुनादी संरचनाओं के रूप में प्रेजेंट होती है। तो अब सेकंड और जो सिक्स्थ अनुनादी संरचना है, इसमें तीसरे स्थान पर ऋणावेश है, अतः आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स ने ही तीसरे कार्बन पर प्रमुखता से आक्रमण करता है। थर्ड पोजीशन जो है उसके ऊपर आसानी से आपका जो आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एरोमेटिक है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापना भी क्रियाएं दर्शाएगा। अब एरोमेटिसिटी के अंदर इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन के ऊपर, उस सेंटर के ऊपर अटैक करता है जहां पर कि पहले से नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर जो है अटैक प्रेफरेंशियली होगा और आपको आसानी से उत्पाद का निर्माण देखने को मिलेगा। इंडोल में बेंजीन तथा पायरोल वलय उपस्थित होती है। बेंजीन वलय पर प्रति कार्बन इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होगा? बेंजीन वलय पर प्रति कार्बन इलेक्ट्रॉन घनत्व 1 के बराबर होता है, क्योंकि 6 बाय इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन परमाणुओं के मध्य वितरित पाए जाते हैं। आपको पता है कि वायरोल में पायरोल जो है उसके अंदर प्रति कार्बन इलेक्ट्रॉन घनत्व 1 से अधिक होता है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वो 5 एटम्स के बीच में हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा होगी। अतः आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स ने ही पायरोल वलय पर प्राथमिकता के साथ आक्रमण करता है। पायरोल वलय की तीसरी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही जुड़ता है। क्यों? जैसा कि हमने देखा अनुनादी संरचनाओं में थर्ड पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस कारण से आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स ने आसानी से थर्ड पोजीशन के ऊपर अटैक कर देता है और आपको उत्पाद का निर्माण देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर देखें कि अगली थर्ड पोजीशन के ऊपर आक्रमण को हम दर्शा रहे हैं, जहाँ पर कि प्रेफरेंशियली अटैक होता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कि तीसरी स्थिति पर आक्रमण से बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इस मध्यवर्ती में बेंजीन वलय में पाई षष्ठक इंटैक्ट रहता है, पाई षष्ठक बना रहता है। इस कारण से भी ये जो तीसरी पोजीशन के ऊपर जो अटैक हो रहा है दैट इज़ प्रेफरेंशियल अटैक, यहाँ प्रमुखता से आक्रमण होगा। और यहाँ पे क्योंकि थर्ड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। दूसरा, यहाँ पे आपका जो बेंजीन वलय मध्यवर्ती जो बन रहा है उस मध्यवर्ती के अंदर बेंजीन वलय इंटैक्ट है, इस कारण से भी उत्पाद जो है आपका आसानी से बनेगा और प्रेफरेंशियल अटैक जो है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे कि 6th पोजीशन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब 6th पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन 6th पोजीशन पे जब अटैक हो जाता है तो आप देखते हैं कि बेंजीन जो मध्यवर्ती प्राप्त हो रहा है उस मध्यवर्ती में बेंजीन वलय इंटैक्ट नहीं है।
यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की छठी स्थिति पर आक्रमण से बना मध्यवर्ती कम स्थायी होगा, क्योंकि इसमें बेंजीन वलय का पाई षष्ठक इंटैक्ट नहीं रहता। तो अटैक जो है वो कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली आपका जो थर्ड पोजीशन पे अटैक हो रहा है उससे बनने वाला जो मध्यवर्ती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसी कारण से थर्ड पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स ने इंडोल की तृतीय स्थिति पर प्रमुखता से आक्रमण करता है। तीसरी स्थिति पर अन्य समूह उपस्थित होने के पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो है सेकंड पोजीशन पे आक्रमण करता है। दूसरी तथा तीसरी स्थिति पर अन्य समूह उपस्थित होने पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण छठी स्थिति पर होता है। सबसे पहला अटैक थर्ड यदि ऑक्यूपाइड है तो सेकंड पोजीशन पे अटैक होगा। सेकंड भी यदि ऑक्यूपाइड, थर्ड और सेकंड दोनों ऑक्यूपाइड है, देन सिक्स पोजीशन के ऊपर अटैक होगा और उत्पाद का निर्माण आपको देखने को मिलेगा।